इस वीडियो में हम वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखने वाले हैं और हम ये भी देखेंगे कि कैसे वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक की मोशन हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक की मोशन के सिमिलर है। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्प्रिंग है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ k दी हुई है और ये इसका एक एंड इधर दीवार से कनेक्टेड है और इसका दूसरा एंड यहाँ m मास की ब्लॉक से कनेक्टेड है। अब ये पूरी चीज एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, तभी तो इसको हम हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम बोल रहे हैं। अब देखो, ये स्प्रिंग एकदम ही रिलैक्स पोजीशन पे है, यानी कि ये स्प्रिंग एकदम नेचुरल लेंथ पे है, ना ही ये कंप्रेस्ड है ना ही ये इलोंगेटेड है। अगर ये कॉम्प्रेस होती ना तो इसका मतलब ये ब्लॉक को ढकेल रही होती, और अगर ये इलोंगेटेड होती तो इसका मतलब ये ब्लॉक को खींच रही होती। अब देखो, अगर ये इलोंगेटेड और कॉम्प्रेस नहीं है यानी कि ये इस ब्लॉक पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रही है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो देखो, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक के सिस्टम में नेचुरल लेंथ ये बराबर होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन के, इसी को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। और यहाँ पे नेट फोर्स ये हो जाता है 0। अब देखो, इसमें तो ज़्यादा मज़ा आएगा है नहीं। क्या करते हैं कि ब्लॉक को पकड़ के थोड़ा खींच देते हैं, तो यानी कि मैं ब्लॉक को पकड़ के इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ d मीटर्स की दूरी तक खींचने वाला हूँ। अब देखो, ये स्प्रिंग यहाँ तक खींच गई, ये मैं यहाँ ब्लॉक बना लेता हूँ, यहाँ कहीं पे ब्लॉक आ गया होगा, ये m मास का ब्लॉक। अब इसका मतलब कि स्प्रिंग में एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने वाली है। मैंने अभी तक ब्लॉक को पकड़ के छोड़ा है नहीं, लेकिन स्प्रिंग में एक एनर्जी आ गई है, क्योंकि स्प्रिंग ये इलोंगेटेड है, स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, इसके पास पोटेंशियल है काम करने का। जैसे ही मैं ब्लॉक को छोड़ूंगा वैसे ही ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को पकड़ के वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ खींचने लगेगी। और यहाँ पे क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है ना, तो इसलिए ये एक्सेलरेट करती जाएगी इस तरफ, और जब ये ब्लॉक वापस यहाँ पहुंचेगी ना तो इसके पास एक वेलोसिटी होने वाली है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी होने वाली है इस डायरेक्शन में। अब इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इसका हम पता लगा सकते हैं, ये इसके लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखो, इस सिचुएशन में ब्लॉक के पास या ये ब्लॉक और स्प्रिंग के सिस्टम के पास एक पोटेंशियल एनर्जी थी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। अब इसे लिख लेते हैं, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, इसे तो कैलकुलेट करना हमने देख रखा है, ये होता है हाफ के स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू इलोंगेशन का होल स्क्वायर। इलोंगेशन या कंप्रेशन, वैसे यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा है तो इलोंगेशन का होल स्क्वायर, हाफ kd का होल स्क्वायर। और तो कोई एनर्जी है नहीं, अभी तक ब्लॉक के पास कोई वेलोसिटी है नहीं, इसे छोड़ा भी नहीं, बस छोड़ने ही वाला हूँ, तो यानी कि कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। अब जैसे ही मैंने इसे छोड़ दिया तो वैसे ही ये ब्लॉक इधर खींची चली आएगी, और जब ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगी तो इसके पास होने वाली है कुछ ना कुछ वेलोसिटी, जिसके कारण होगी काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास फाइनली इस पोजीशन पे होने वाली है काइनेटिक एनर्जी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ m इंटू वी का होल स्क्वायर। और देखो, यहाँ पे क्या कोई और एनर्जी होने वाली है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो अब तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ गई है। इस पोजीशन पे ना ही स्प्रिंग इलोंगेटेड है ना ही स्प्रिंग कॉम्प्रेस है, यानी कि d की वैल्यू तो हो जाएगी 0, यानी कि कोई भी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इस पोजीशन पे। तो यानी कि ये थी इनिशियल एनर्जी और ये थी फाइनल एनर्जी। अब इस सिस्टम में क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि ये एनर्जी कंजर्व्ड होने वाली है, बराबर होने वाली है, और इससे हम निकालेंगे वेलोसिटी v की वैल्यू। तो क्या करते हैं, दोनों साइड से 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर मास, ये दोनों साइड से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ से मास गायब और मास आ जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में। तो मैं लिख सकता हूँ कि v स्क्वायर ये हो जाने वाला है kd स्क्वायर बाई m के। अब अगर मुझे v की वैल्यू निकालनी है तो मैं दोनों साइड रूट ले लूँगा, अब यहाँ आ जाएगा रूट, और ये होगी मेरी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक की वैल्यू। अब आओ आते हैं वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक के सिस्टम पे। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्प्रिंग है और ये छत से लटकी हुई है, इसका दूसरा एंड m मास की ब्लॉक से फंसा हुआ है। अब ये स्प्रिंग की कांस्टेंट है k और ये ब्लॉक की मास है m, बिल्कुल ही इस कंडीशन की तरह। यहाँ पे हमारा ब्लॉक ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, यानी कि नेट फोर्स इस ब्लॉक पे 0 है, ये ब्लॉक बिल्कुल ही रेस्ट पे है, बिल्कुल ही इस कंडीशन की तरह। अब मैं इस ब्लॉक को पकड़ के नीचे खींचने वाला हूँ, सेम डिस्टेंस d से मैं इसे नीचे खींच दूंगा। अब यानी कि ब्लॉक कुछ यहाँ तक पहुंच गई है और हमारी स्प्रिंग ये इलोंगेट हो गई है, यानी कि स्प्रिंग इस ब्लॉक को वापस खींचने की कोशिश कर रही होगी। अब जैसे ही मैं ब्लॉक को छोड़ूंगा वैसे ही ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लगेगी, और जब ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगी तब तक इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी ऊपर की डायरेक्शन में, वेलोसिटी v। अब इसका पता लगाने के लिए तुम फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन लगा सकते हो, लेकिन ताज्जुब की बात यह है, जब तुम इस इक्वेशन को लिखोगे तो जो फाइनल फॉर्म है ना, वो बिल्कुल ही ऐसा दिखने वाला है, बिल्कुल ही ऐसा। और फाइनली जो तुम्हारे पास वेलोसिटी v की वैल्यू आएगी ना,
वो बिल्कुल ही सेम होने वाली है kd² m का रूट के बराबर। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। देखो इस केस में हमारे पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी और काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पे तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि ये वर्टिकल मोशन हो रहा है ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये भी तो चेंज कर रही होगी। अब इसका भी अगर मैं इस्तेमाल करूं तो ये सेम इक्वेशन कैसे आ सकता है और सेम वेलोसिटी की वैल्यू कैसे आ सकती है, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, तो मैं इसे हटा देता हूं और अब मैं लेने वाला हूं एक बहुत ही हल्की सी स्प्रिंग। और हल्की इसलिए क्योंकि जब मैं इसे वर्टिकली लटकाऊं तो ये अपने खुद के वेट के कारण इलोंगेट ना हो जाए, यानी कि अभी भी ये स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट में है और ये जो लंबाई है ना, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। अब उसे लिख लेते हैं, ये हो गई स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ। अब मैं इस स्प्रिंग पे एक ब्लॉक लटकाने वाला हूं कुछ m मास का। तो क्या होगा कि जब मैं इस m मास के ब्लॉक को लटकाऊंगा तो तुम्हें अंदाजा हो रहा होगा कि इसके वेट के कारण ये स्प्रिंग कुछ इलोंगेट होने वाली है, ये ब्लॉक कुछ नीचे की तरफ आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक को पकड़ के धीरे धीरे इसे नीचे लाऊंगा ताकि इस ब्लॉक की वेलोसिटी हमेशा 0 रहे। और फिर क्या होने वाला है कि थोड़ी देर बाद जाके ब्लॉक कुछ रुक जाने वाली है। ये देखो, ये ब्लॉक मैंने लटका दिया तो ये स्प्रिंग आ गई कुछ a डिस्टेंस नीचे की तरफ, a मीटर्स नीचे की तरफ, और यहाँ पे आके ब्लॉक रुक गई। क्योंकि क्या होगा कि ब्लॉक की जो ग्रेविटी की फोर्स होगी नीचे की तरफ, ये बैलेंस आउट हो रही है इस स्प्रिंग फोर्स से। अब क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग इलोंगेट हो गया है तो यानी कि ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। तो ये वाली पोजीशन ये होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि इस पोजीशन पे ब्लॉक पे नेट फोर्स लग रहा है 0, नीचे की ग्रेविटी ये बैलेंस आउट हो रही है ऊपर की स्प्रिंग फोर्स से। अब उसे भी लिख लेते हैं, ये हो गई इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे नेट फोर्स ये होने वाला है 0। इसका मतलब कि इसके नीचे जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी mg, ये बराबर होने वाली है स्प्रिंग फोर्स के जो कि लग रही होगी ऊपर। और स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड ये तो बराबर होता है स्प्रिंग कांस्टेंट k इंटू एक्स, जो कि इलोंगेशन या कंप्रेशन की वैल्यू है। यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा है कुछ a का, तो यानी कि मैं x को हटा के लिख देने वाला हूँ a। और इससे तुम a की वैल्यू निकाल सकते हो। a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से a इज इक्वल टू mg बाई k, जो कि है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक के केस में नेचुरल लेंथ और इक्विलिब्रियम पोजीशन ये अलग अलग जगह पे होती हैं, ये सेम जगह पे नहीं होती है। जैसे कि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक के केस में दोनों ही सेम जगह पे थी। अब देखो मैं सेम चीज करने वाला हूँ, मैं ब्लॉक को पकड़ के थोड़ा और नीचे ले आऊंगा इक्विलिब्रियम से। ये मैं कुछ b मीटर्स इक्विलिब्रियम से नीचे ले आया ब्लॉक को। तो देखो इक्विलिब्रियम पे स्प्रिंग फोर्स बराबर हो रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स के, लेकिन अब मैंने इसे थोड़ा और इलोंगेट कर दिया है, स्प्रिंग को थोड़ा और इलोंगेट कर दिया है, यानी कि स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो गया है। अब जैसे ही मैं ब्लॉक को छोड़ूंगा तो वैसे ही नेट फोर्स हो जाने वाला है ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे बड़ा है ग्रेविटी के फोर्स से। और इसी कारण से ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लगेगी। और ये ब्लॉक तब तक एक्सेलरेट करेगी जब तक कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम से कुछ ऊपर के डायरेक्शन में ना पहुंच जाए, कहीं यहाँ पे। क्योंकि फिर क्या होगा कि यहाँ पे पहुंचते ही ग्रेविटी का फोर्स फिर से बड़ा हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स से, क्योंकि कंप्रेशन होने लगेगा ना स्प्रिंग में। और इस कारण से क्या होगा कि ब्लॉक फिर अब नीचे की तरफ एक्सेलरेट करने लगेगी और ऐसा ही मोशन कंटिन्यू करेगी। ब्लॉक ये ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर नीचे ऑसिलेट करते रहेगी। अब देखो ब्लॉक यहाँ पे थी रेस्ट पे, जैसे ही हमने ब्लॉक को छोड़ा तो ये इक्विलिब्रियम तक गई। जब तक ये इक्विलिब्रियम तक जा रही थी तब तक ब्लॉक एक्सेलरेट कर रही थी। तो यहाँ पे ब्लॉक के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ऊपर के डायरेक्शन में। अब हमें फिर से यही पता लगाना है कि ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी ऊपर के डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो इसके लिए मैं सेम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आओ करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये बराबर होने वाली है टोटल फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के। तो इनिशियल कंडीशन तो वो हो जाएगी जब मैंने ब्लॉक को जस्ट खींच के छोड़ा, और फाइनल कंडीशन कौन सी हो जाएगी, तो मुझे पता लगाना है कि ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी जब ये इक्विलिब्रियम से पास कर रहा हो। तो यानी कि जब ब्लॉक इक्विलिब्रियम से पास कर रही हो ना, तो ये हो जाने वाली है फाइनल कंडीशन, ये हो जाएगी इनिशियल कंडीशन। अब इन दोनों के बीच में मैं एनर्जी को कंजर्व करने वाला हूँ। तो आप पता लगाते हैं कि टोटल एनर्जी क्या थी इनिशियल सिचुएशन में। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि स्प्रिंग इलोंगेटेड है, यानी कि स्प्रिंग के पास एक पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है। तो आप लिखते हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। इससे तो मैं कैलकुलेट करना जानता हूँ। इसका फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k इंटू एक्स का होल स्क्वायर, जहाँ पे x स्प्रिंग की इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन है। अब यहाँ पे इलोंगेशन कितना हो रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है और यहाँ से स्प्रिंग कुछ b नीचे खींची हुई है।
तो यानी कि बी इलोंगेशन हो गया है। नहीं, ऐसा मत कर देना। देखो, इलोंगेशन हम मेजर करते हैं नेचुरल लेंथ से। ये है नेचुरल लंबाई स्प्रिंग की, और अब स्प्रिंग इतनी लंबी है, यानी कि इसकी इलोंगेशन हो गई है ए प्लस बी। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो, ये तो हो गई स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। और कौन कौन सी एनर्जी तुम्हें यहाँ पे दिख रही है? अब यहाँ पे ब्लॉक के पास कोई वेलोसिटी तो है नहीं, मैंने तो ब्लॉक को अभी जस्ट छोड़ा है ना, तो अभी तो वेलोसिटी जीरो होने वाली, ऑलमोस्ट जीरो। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए मेरे पास एक रेफरेंस लाइन होना चाहिए, H इज इक्वल टू जीरो लाइन। अब इसे मैं कहीं भी मान सकता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ इस केस में ये वाली जो लाइन है ना, ये हो जाएगी H इज इक्वल टू जीरो लाइन। और जो भी मैं डिस्टेंसेस मेजर करूंगा, हाइट जो भी मैं मेजर करूंगा, मैं इस लाइन से मेजर करने वाला हूँ। और ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा अलाउड है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। तो देखो, यहाँ पे ब्लॉक इनिशियल कंडीशन में इसी लाइन पे है, यानी कि इसकी जो हाइट है, हाइट अबव दिस लाइन, ये तो हो गई जीरो। यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि होती है mgh, इसमें h की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कंडीशन में ये होने वाली है जीरो। तो यानी कि इनिशियली सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है, और वो है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आओ देखते हैं कि फाइनली कितनी एनर्जी है हमारे पास। तो फाइनली ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यहाँ पे कहीं होगा, और ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी होगी कुछ v। तो यानी कि इसके पास अगर वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए। तो ये हो गई इनिशियल एनर्जी, और ये बराबर होने वाली है फाइनल एनर्जी के। और फाइनली मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी तो होने वाली है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ m इंटू जो भी वेलोसिटी है ब्लॉक की, उसकी होल स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। और कौन कौन सी एनर्जी है? तो देखो, इस पोजीशन पे स्प्रिंग क्या इलोंगेटेड या कॉम्प्रेस्ड है? तो देखो, यहाँ पे स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, लेकिन तुम गलती मत कर देना, यहाँ पे अभी भी स्प्रिंग इलोंगेटेड है। ये है स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, और इक्विलिब्रियम पोजीशन ये भी इलोंगेशन की पोजीशन है, कुछ ए इलोंगेशन है स्प्रिंग में। तो यानी कि स्प्रिंग के पास एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है, और वो हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। अब इसे भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट विल बी हाफ के इंटू एक्स का होल स्क्वायर। और एक्स की वैल्यू यहाँ पे वो है ए के बराबर, हाफ के ए का होल स्क्वायर। और कौन सी एनर्जी है? तो हाउ अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? तो देखो, अब ब्लॉक इस रेफरेंस लाइन से कुछ ऊंचाई पे है, तो यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होने वाली है। अब कितनी ऊंचाई पे है ब्लॉक? अब इन दोनों लाइन के बीच में कुछ b मीटर्स का डिफरेंस है, यानी कि ये लाइन b मीटर ऊपर है इस लाइन के। यानी कि हाइट ऑफ दिस ब्लॉक, दिस स्प्रिंग, ये हो गई कुछ b मीटर्स अबव रेफरेंस लाइन। यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू हो जाएगी mg इंटू बी। और उसे लिख लेते हैं प्लस mg इंटू बी। अब यहाँ पे हमारी फिजिक्स खत्म हो गई है, और यहाँ से केवल मैथ चालू है। हमें बस इसे सॉल्व करना है और निकालना है वैल्यू v की। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे मैं खोल के लिख सकता हूँ, हाफ के और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, और ये बराबर है पूरी इस चीज़ के। अब इसे कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, ये इस चीज़ के, कॉपी पेस्ट यहाँ आ गया। अब अगर इसे मैं और सॉल्व करूं तो मैं इसे खोलने वाला हूं ब्रैकेट्स को, और इसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे जगह बना ली, हाँ। तो ये हो जाएगा हाफ के इंटू ए स्क्वायर प्लस हाफ के इंटू 2ab प्लस हाफ के इंटू बी स्क्वायर, और ये बराबर होने वाला है इस पूरी चीज़ के। इसे मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इस चीज़ के। हाँ, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे लेफ्ट और राइट में कुछ कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ पे हाफ के स्क्वायर, ये कैंसिल हो रहा है इस हाफ के स्क्वायर के। अब देखो, यहाँ पे हाफ और ये 2, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास बचा के इंटू ए बी। अब अगर तुम पहले वाले इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास दिखेगा कि के ए ये बराबर है एम जी के। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ के ए की जगह पे एम जी इंटू बी, और ये वापस से आ गया हाफ के बी स्क्वायर। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा मैंने क्यों किया, तो अब ये तुम्हें आगे क्लियर होने वाला है। यहाँ देखो, नेक्स्ट स्टेप में हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी बी, तो यानी कि दोनों साइड तुम्हें एम जी बी दिख रहा होगा। अब इसे मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, और मेरे पास बचेगा हाफ के बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर तुम इस रिजल्ट को ध्यान से देखो
तो तुम्हें नजर आएगा कि ये तो सेम एक्सप्रेशन है जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक के केस में आया था। अब उस केस में हम क्या कर रहे थे कि ब्लॉक को हमने इक्विलिब्रियम से कुछ डी डिस्टेंस राइट साइड में डिस्प्लेस कर दिया था। तो हमारे पास इक्वेशन आई थी हाफ के डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, जहाँ पे वी वेलोसिटी थी ब्लॉक की जब वो इक्विलिब्रियम पे वापस आ रहा था। अब देखो इस केस में भी हम ब्लॉक को इक्विलिब्रियम से नई वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ बी डिस्प्लेस कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है हाफ के बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, जहाँ पे वी वेलोसिटी है ब्लॉक की जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस पहुंच रहा है। तो इसका मतलब कि वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये कि तुम सारी डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट नेचुरल लेंथ से करो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। हमने ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया कुछ ए प्लस बी फ्रॉम नेचुरल लेंथ और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी। और इसके साथ साथ तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसे भी लिख लो। लेकिन क्या होगा कि फाइनली ये दोनों टर्म्स कट जाने वाले हैं और फाइनली तुम्हारे पास यही इक्वेशन आने वाली है। तो यानी कि दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं नेचुरल लेंथ को भूल जाऊं और इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ से सारी डिस्प्लेसमेंट को मेजर करूं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ बी का, यानी कि हाफ के बी स्क्वायर, और मैं ये भी भूल जाऊं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है, और डायरेक्टली मेरे पास सेम इक्वेशन आ जाएगा जो कि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक के केस में आया था, हाफ के बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसे देखने का एक और नजरिया ये हो सकता है कि ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट कर देती है नीचे की तरफ, और बाकी सब चीज सिमिलर होने वाली है बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक के केस की तरह। तो आओ इस नए तरीके पे एक एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं। इसे मैं यहां से हटा देता हूं। ये है मेरा सवाल। एक वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दी हुई है मुझे। स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट है 50 न्यूटन पर मीटर और ब्लॉक का मास दिया हुआ है 3 kg का। अब ये यहाँ पे रेस्ट पे है, यानी कि ये हो गई इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब मैं ब्लॉक को पकड़ के कुछ 3 मीटर 0.3 मीटर्स नीचे खींचने वाला हूँ और नीचे खींच के छोड़ूंगा इसे। तो क्या होगा कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगी। जब ये ब्लॉक वापस इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे आती है तो उस समय हमें बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है। तो आओ इस पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, लेकिन इसे मैं सॉल्व करने वाला हूँ सेकेंड तरीके से, यानी कि मैं सारी डिस्प्लेसमेंट को मेजर करूंगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से ही, और मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो यानी कि इस केस में ये पूरी वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक के सिस्टम को मैं अज्यूम कर सकता हूँ एज हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो, इनिशियल पोजीशन तो तब हो जाएगी जब ब्लॉक यहाँ पे हो और मैंने इसे जस्ट छोड़ा हो। तो इस केस में स्प्रिंग के पास होने वाली है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करने वाले हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो यानी कि स्प्रिंग डिस्प्लेस हुई कुछ 0.3 मीटर्स। तो इसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ये होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। के की वैल्यू है कुछ 50 और एक्स ये तो मेजर हो रहा है इक्विलिब्रियम से, तो यानी कि ये होने वाला है 0.3 मीटर्स का होल स्क्वायर। अब ये पूरी हो गई इनिशियल एनर्जी। अब देखो, फाइनली ब्लॉक वापस आ चुका है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे और हमें पता लगाना है इसकी एनर्जी। तो देखो, ब्लॉक के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होने वाली है, तो ये हो जाएगी इसकी फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ना। और इस तरीके में ये वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ये बिल्कुल ही बराबर है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के। बस इस बात का ध्यान रखना कि सारी मेजरमेंट तुम इक्विलिब्रियम पोजीशन से करो। अब देखो, तुम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो और वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे मास की वैल्यू ये भी तो हमें दी हुई है 3 kg। तो इसे अगर तुम सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी कुछ 1.2 मीटर्स पर सेकेंड। अब आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक की प्रॉब्लम देखने में तो बड़ी ही डरावनी लग सकती है, लेकिन इसे सॉल्व करने का एक आसान तरीका हमने देख रखा है, और वो ये कि सारी डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट हम करने वाले हैं अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से, न कि नेचुरल लेंथ से। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भूल भी सकते हैं और हमारी वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक की प्रॉब्लम ये बिल्कुल ही सेम हो जाएगी एज हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक की प्रॉब्लम की तरह।